हार नहीं माननी है। जो किताब में फिल्म में बार बार आता है अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति, हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छे लोग मिले और इन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो लाइब्रेरी में ये काम हुआ। बाद में तो मुझे मनोज दिखाई दिए वहां पर ये करते तब हुए। तक आपको नहीं पता था कि ये कुत्ते के टहलाने की नौकरी करते हैं? नहीं। कि चाय पे डिपेंड है, पहाड़ी आदमी चाय चाहिए, मतलब सोते समय भी चाय चाहिए, उठते समय भी चाय चाहिए। तो हमने कहा यार चाय से पेट, बाबा चाय मस्त बनाना सीखो। तो है रायता बूंदी का, दूसरा जली रोटियां थोड़ी मोटी सी, थोड़ी जो जल जाती है सेकने में वो वाली, पनीर की दूध वाली सब्जी जिसमें पनीर में पानी में दूध डालने वाली। श्रद्धा का क्लास कहीं दूर था, मेरा थोड़ा लेट था, अपने घर से 2 रोटी बना के थोड़ा सा कुछ अच्छा, ये नहीं है कि मैं आपके संघर्षों को नए सिरे से कुरेद दूं। मंशा ये भी नहीं है कि हम किसी भी काम को अवमानना की दृष्टि से देखें। किसी दफ्तर में जितनी ज़रूरत एक सीईओ की होती है उतनी ज़रूरत एक चपरासी की भी होती है। दे मेक आवर लाइफ ईजी। मैं यहाँ आपसे बात कर पा रहा हूँ, कोई कैमरे के पीछे खड़ा है, किसी ने ये कारपेट बिछाई, कोई वॉशरूम की सफाई कर रहा है, कोई कैंटीन में, हम सब बहुत महत्वपूर्ण है इसका। लेकिन हम जहाँ हैं, अगर हम समझते हैं कि हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर के लायक हैं, तो हमें कोशिश करती रहनी है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। जो किताब में फिल्म में बार बार आता है अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आप आए तो थे अधिकारी बनने, पर पैसे है नहीं, पिताजी सस्पेंड चल रहे हैं, खेती 3 बीघा 9 बीघा में कितना ही गुजारा होगा, जानवर भी बेचने पड़े घर वालों को, दादी को अपनी सारी सेविंग देनी पड़ी। क्या क्या काम किए आपने? और मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, वो करोड़ों दर्शक जो लेंस के उस पार से हमें देखते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, शिकायती लहजे में आ जाते हैं, अरे साहब ये नहीं हुआ हमारे साथ इसलिए हम ये नहीं कर पाए। प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि अब मुझे जीवन जीने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, अपने लिए कुछ फीस भरने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एक टिपिकल दिमाग में चलता है कि पढ़ा के आप कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं लोगों को। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ एक रतन कॉलोनी है ग्वालियर में, और रतन कॉलोनी में हर घर पर जाकर बटन दबा के पूछना शुरू किया मैंने कि भाई मेरा नाम ऐसा ऐसा है, मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ अगर आप मुझे परमिशन दें। तो उसमें ऐसा होता था कि अधिकांश लोगों का बच्चों को गणित पढ़वाना था या अंग्रेजी पढ़वानी थी, और मेरा गणित और अंग्रेजी दोनों ही डब्बा था, तो वो नहीं हो पा रहा था। काफ़ी परेशान रहा मैं, कई जगह गया, कुछ लोगों को पढ़ाया भी, 8-10 दिन पढ़ाया, फिर नहीं हो पाया। फिर मैं धीरे धीरे हिस्ट्री पे आ जाता था, हिंदी पे आ जाता था, हिंदी पढ़ाता हूँ। फिर बच्चे तो खुश रहते थे बहुत कि चलो अच्छी बात है, कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा है। लेकिन घर वालों को लगता था कि यार मैथ नहीं है, साइंस नहीं है तो नहीं। तो मेरा वो प्रयोग फेल हो गया। काफ़ी दिन चला और बड़ा बड़ा ही मतलब दुस्साहसी काम था कि किसी भी दरवाजे पे जाना, सीधे घंटी बजा देना, और बाहर से कोई महिला निकल के आई और उसको कहना नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पढ़ता हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ आपके यहाँ, अगर आप परमिशन दें। तो अब अंदर कैसे ले जाए कोई आदमी, अजनबी आदमी को। अच्छा, मेरे पास ऐसे लोग नहीं थे जो मेरी गारंटी ले सकें। कई लोग ये भी बोलते थे कि ठीक है हम पढ़वा लेंगे आपसे, लेकिन आप एक बात आदमी का नाम बताइए जो गारंटी ले आपका घर में अंदर आने के लिए। तो वो प्रयोग मेरा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस प्रयोग में गारंटी के लिए भी कोई आदमी नहीं था और पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ योग्यता भी नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि ऐसी कोई काम किया जाए जिस काम में मेरे को रहने को मिले वहीं पर, क्योंकि रूम लेना किराए से फिर महंगा था। तो एक लाइब्रेरी थी, मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा, तो उस लाइब्रेरी में मुझे काम मिला। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मतलब काफ़ी बड़ी सी, 2 मंजिला के आसपास, 3 मंजिला के आसपास थी। तो वहाँ मुझे जो काम मिला वो काम मैंने करना शुरू किया। वहाँ काम था कि लाइब्रेरी को साफ़ सफाई करके ठीक रखना है, प्लस आपके जो पढ़ने आने वाले लोग हैं उनकी किताबें देना है। अखबारें बहुत आते थे, तो अखबार पढ़ने के लिए बहुत लोग आते थे, सुबह सुबह बहुत सारे लोग, उनके लिए अखबार लगवाना है। और एक और काम था कि वहाँ पर एक साहित्य गोष्ठी हुआ करती थी हर महीने के लास्ट शनिवार को। तो उस साहित्य गोष्ठी में पूरे ग्वालियर के जितने भी बड़े साहित्यकार थे वो आते थे। तो वहाँ कविताएं होती थी, वहाँ कहानियाँ होती थी, वहाँ चर्चाएं होती थी। तो मेरे लिए काम था उनके लिए समोसा लाना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उन लोगों के लिए वॉशरूम के लिए पानी भरना, क्योंकि नल नहीं था, पानी नीचे से लाना पड़ता था। तो ये सब करते 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 मेरे अंदर भी डेवलपमेंट होने लगा कि मुझे भी लिटरेचर के प्रति थोड़ा प्रेम आने लगा। दूसरा ऐसा हुआ कि मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी पढ़ सकता हूँ ये कविता, मैं भी लिखने लगा। और मुझे लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे आने वाले सभी जो लोग हैं वो तो प्रतिष्ठित लोग हैं शहर के। तो मैं क्या करता था, फिर जब वो चले जाते थे, खत्म हो जाता था, तो दरवाजा बंद करके, क्योंकि माइक तो लगा ही रहता था, तो माइक बंद किया और फिर उसके बाद मैं एकदम खड़ा होकर के बढ़िया अपनी कविता सुनाता था खुद को ही। कभी कभी अपना स्पीच सुनाता था, क्योंकि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं स्टेज पे बोलूँ, पर बोल नहीं पाता था, क्योंकि उस समय तक उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और कोई मौका भी नहीं था। तो मैं एकदम माइक बंद करके खड़ा होकर बोलता था, भाई और बहनों, आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से ये दुनिया ऐसी दिखती है कि गोल है लेकिन गोल नहीं है, समाज को, मतलब मैं इतने घंटों, तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक अपनी स्पीच बोलता रहता। लाइब्रेरी लाइटें बंद हैं, कुछ खुली हैं, सब किताबें हैं, सब लोग जा चुके हैं, दरवाजा बंद है। तो उससे मुझे क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में
ये जो लोग आते थे उन लोगों के विचार सुन के कभी कभी दिक्कत भी होती थी, क्योंकि वो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे, क्योंकि मुझे पता था। अब कोई साहित्यकार है, वो बड़ी प्यारी कविता लिख रहा है, बहुत अच्छा सुना रहा है, सब तालियां बजा रहे हैं, और उसके बाद वो बगल में आके बोल रहा है, यार तू अभी तक समोसा लेके नहीं आया, तू पागल हो चुका है, क्या बेवकूफ़ हो चुका है, कब तक बैठा रहूंगा मैं। तो मैं यार इतना अच्छा आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतनी प्यार से कोमल भाषा जानने वाला आदमी, कवि आदमी, चिड़ियों की बात कर रहा है और ये मुझसे ऐसी बात कर रहा है। कई ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छे थे। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं बार बार सदा को बोलता हूँ, उस आदमी को भूल नहीं सकता मैं। एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ, एक कवि थे, उनको बोला गया कि भाई बस निकल गई है इनकी, मनोज यहीं रुका लेना इनको, लाइब्रेरी में सुला लेना। तो अब सोने के लिए तुम्हारे पास कुछ था नहीं, तो फिर वो जो जहाँ कवि सम्मेलन की वो होती थी गादी, वहाँ हमने उनको सुला दिया। अब सुबह वो उठे, जाने के लिए तैयार होने लगे, तो पानी नहीं था, तो पानी लेके आए नीचे से नल से। तो नीचे से पानी लेके आया, तुमने कहा जरा वो देना यार, तेल देना। और हम संघर्ष में, भयंकर संघर्ष में डूबे हुए थे, तेल कहाँ था हमारे पास। तो हमने कहा तेल तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तुमने कांच दे दो। अब कांच भी नहीं था हमारे पास। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कंघा दे दो यार, कंघा तो होगा तुम्हारे पास। कंघा भी नहीं था, क्योंकि मैं बाल बनाता नहीं था तब। मेरा सिस्टम ऐसा था कि भाड़ में जाए चेहरा, भाड़ में जाए बाल, अब उनको संघर्ष करना है, जिंदा रहना है बस। और उस समय उन्होंने बोला मुझे कि भाई, और इतनी ऐसी इस एज में तुम इस तरह से रह रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बोले बन जाओगे तुम, कोई रोक देगा नहीं तुम्हें। तो ऐसे लोग, अच्छे लोग भी मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, और इन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो लाइब्रेरी में ये काम हुआ। बाद में जब हम दिल्ली का एक और प्रॉब्लम हुआ, जब बहुत सारे पैसे की दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे एक ऐसा काम मिला जो बहुत अनयूजुअल था। पहले मैं छुप छुप के करता था, मुझे लगता था किसी को पता चलेगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। मुझे लगता है ये लड़की बोलेगी कि यार ये लड़का जिससे मैं बात करता है वो क्या करती है, डॉग्स घुमाता है क्या। एक दिन देख लिया है इन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी चलूँ। कैसे देखा आपने? एक्सीडेंटली यू डिस्कवर्ड? एक्चुअली मेरा जहाँ पर घर था उसके पीछे आप दोनों लोग एक तैयारी गली- कर रहे थे, मुखर्जी नगर तैयारी रहते कर थे? रहे थे। हाँ। तो जहाँ मेरा घर है, जहाँ पर हम जिस रूम में रहते थे, वो लगभग मुखर्जी नगर का एंड का ये था। उसकी दूसरी तरफ नेहरू विहार था। तो वहाँ पर पीछे बहुत एक अंधेरी ऐसा गली टाइप की ये थी। तो मैं एक दिन रात में ऐसे ही नीचे, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं नीचे ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए गई। तो वहाँ पर उसके थोड़ी देर पहले तक हम दोनों साथ में ही थे। उसके बाद मैं घर में जाने के बाद, मतलब मुझे छोड़ने के बाद, मैंने सोचा एक चक्कर लगा के आती हूँ। मैं पढ़ने बैठी, पर मैं फ्रेश नहीं थी, तो मुझे मनोज दिखाई दिए वहाँ पर ये करते हुए। तब तक आपको नहीं पता था कि ये कुत्ते टहलाने की नौकरी करते हैं? नहीं। चौंक गए होंगे, तो घबरा भी गए थे? हाँ, मैंने कहा टेंशन हो गया यार, ये क्या हो गया ये क्या पकड़ में आ गया। लेकिन श्रद्धा ने कहा कि नहीं, मैं अब चलूँगी तुम्हारे साथ रोज। नहीं, वो तो ये दिखाता है कि श्रद्धा कितनी कमाल की महिला है। पर आपको लगा होगा कि यार क्या सोचेगी, ये तो कुत्ते टहला रहा है। नहीं, लेकिन श्रद्धा का पर्सनैलिटी तब तक समझ में आ गया था मेरे, और मेरे ये भी समझ में आ गया था कि ये उन चंद महिलाओं में शामिल है जिन्हें इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, इससे भी अंतर नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। ये ओरिजिनल सोल है, जिसका मतलब है तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर लगता है कि वो सही है, ईमानदार है, तो हम साथ हैं, इस तरह का। और क्या क्या काम किया आपने? आटा चक्की में क्या काम करते थे? आटा चक्की में एक्चुअली लाइब्रेरी मुझे छोड़नी पड़ी बीच में। क्यों? लाइब्रेरी में क्या हुआ कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन छोटे छोटे काम थे, जैसे कि पुताई करवाना लाइब्रेरी की, रद्दी बेचना वगैरह वगैरह। तो ऐसा हुआ कि रद्दी बेचने में मेरे पे जितने पैसे की बिकी, उतने पैसे से ज़्यादा बिकना चाहिए, ऐसा वहाँ के जो प्रबंधन के व्यक्ति थे उनका ऐसा आरोप था कि तुमने पैसे खा लिए हैं। कितने पैसे खाने का इल्जाम? वो गई थी बेसिकली 4800 रुपये की, 4800 की। उनका बोलना था कि पिछले साल 6000 की बिकी थी, जो पिछले साल। उन्होंने कहा कि तुमने 1200 रुपए का हाँ गबन कर लिया। गबन कर दिया है। वो मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि उस समय में जो लड़ाई लड़ रहा था ना, वो ऐसी लड़ाई थी कि जिसमें और कुछ भी बोल लो मुझे, आप गाली दे लो, मार डालो, कुछ भी कर लो, बस मुझे ये था कि मुझे आप बेईमान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी पूरी लड़ाई बेईमानी से थी। मेरा बाप बेईमानी से लड़ रहा था, मैं भी उस बेईमानी के खिलाफ लड़ रहा था, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई मुझे बेईमान कहते। तो इसलिए फिर मुझे मैंने तय किया कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, किसी भी हालत में काम नहीं करूँगा। जो वहाँ बेईमानी बोल रहा जा रहा है मुझे, वहाँ तो मैं कर ही नहीं सकता। तो फिर मैं छोड़ दिया। फिर वो मैं छोड़ा, तो फिर वही दिक्कत आई कि क्या करूँ, क्योंकि वहाँ तो रूम भी था, रहने के लिए कम से कम जगह थी। तो उस दौर में कई बार ऐसा होता था कि मेरे को एक टाइम खाना खाने का नौबत आता था कि ऐसा करो, कैसा खाना खाएंगे, एक ही टाइम खा सकते हैं, तो 4:30 के आसपास खाते हैं। तो उससे क्या होगा कि 4:30 के सुबह वाला भी कवर हो जाएगा, घर वाला भी कवर हो जाएगा। और उस समय 7 रुपये की एक सब्जी आती थी और 1 रुपये का एक रोटी रहती थी। तो ये रहता था कि 3 रोटी लेंगे अपन, 7 रुपये की सब्जी हो जाएगी, अपना काम एक दिन का खत्म हो जाएगा 10 रुपये में। तो वो कई इस तरह के दौर का सिस्टम था। और फिर मुझे एक काम मिला कि मैं रहने के लिए जगह मिली, एक रूम मिला, और साथ में मुझे आटा चक्की पे आटा पीसने का काम दिया गया। वो दौर ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थीं, क्योंकि आटा पीसने में पूरा धूल और ये सब हो जाना, और फिर लेकिन वो संघर्ष का दौर था। जो आटा पीसता है वो नहा जाता है, है, पलकों तक पे आटा बैठ जाता है। हाँ। उस समय एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी कि ये अंधेरा है, लेकिन अंदर का अंधेरा बड़ा है। ये सेंटेंस मेरे अंदर घुसा हुआ था। दुनिया में समझौते के अंधेरे ज़्यादा हैं, आपके अंदर का अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंदर उजाला होना चाहिए, बाकी ठीक है। आपने शायद मेरे ख्याल से उपेंद्र नाथ जी का नाम सुना होगा जी।
तो उपेंद्र नाथ जी की ये किताब मैंने पढ़ी थी, तो मैंने डायरी में अपने लिखा हुआ है, आज भी वो डायरी पढ़ता हूँ तो पहले वही आता है। उन्होंने लिखा था कि समझौता जीवन की शर्त सही, समझौता जीवन की शर्त सही, लेकिन जीवन में कुछ तो ऐसा हो जहाँ कोई समझौता ना किया जाए। तो मुझे लगता था कि ये मेरा कुछ ये बेईमानी है, यहाँ मैं समझौता नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा एक अच्छी बात ये थी कि मैं डायरियाँ बहुत लिखता था, मतलब मुझे लगता है कि शायद 10-20 डायरियाँ लिख रहा हूँ, इतनी डायरियाँ हो गई हैं मेरे पास, पूरा भर गया है। तो डायरियों लिखने से मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि डायरियाँ लिखते लिखते अपने मन की बात करते करते अपने आप डायरी से झूठ नहीं बोल सकते ना, तो आपके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। और आशा की किरण के रूप में आप देखिए ना, आप कभी भी कुछ भी लिखिए, कोई भी बच्चा कुछ भी, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि तुम लिखो डायरी यार, तुम देखो तुम्हारा चमत्कार कैसा होगा। क्योंकि आप डायरी जब लिखते हैं ना, तो जैसे जैसे आप संघर्ष अपना बयां करते हैं, अपने अंदर की घुटन बयां करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एंड होते होते आशा अपने आप बलवती होने लगती है। एंड आदमी कभी भी निराशा में नहीं करना चाहता, तो एंड में आते आते क्या लिखता है आदमी, यही है, ऐसा है, लेकिन यार जीतना है, कैसे हार थोड़ी मारनी है। तो डायरी लिखने का बहुत फायदा होता है। जितने बच्चे यंग बच्चे डायरी लिखेंगे ना, उनको इतना फायदा होगा ना, क्योंकि एक तो उनके अंदर की कुंठा निकल जाती है, संघर्ष जो चल रहा है वो आपके सामने होता है। और उससे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे आज की डेट में मुझे कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं डायरी पढ़ लेता हूँ, खत्म हो जाती है। मैं अरे कुछ था ही नहीं अपने पास यार, काय के लिए डर रहे हैं इन लोगों से, क्यों इन लोगों की चिंता कर रहे हैं, जब तब कुछ नहीं था तब खुश थे, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो डायरी जरूर लिखना चाहिए। आपके क्या संघर्ष थे श्रद्धा? संघर्ष बहुत सारी मैंने लड़कियां आती हैं देश भर से, दिल्ली में राजेंद्र नगर करोल बाग वाले एरिया में, या मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार, उधर पे तैयारी करने के लिए, और वो सब आपकी कहानियां देख रही हैं, सुन रही हैं। तो किस तरीके की सावधानियां, किस तरह के संघर्ष, किस तरह के संशय है ना आपके सामने थे? नहीं, ऐसा तो कोई ये नहीं रहा मेरा संघर्ष। मनोज के संघर्ष को मैंने जिया ज़रूर है। लेकिन ये अगर बात करें कि लड़कियों का क्या किस तरीके का रहता है, तो आई थिंक वो थोड़ा-सा एक डिफरेंट है, जो डिफरेंस है लड़कियों और लड़कों के इसमें। क्योंकि जिस समय जो ये तैयारी करने की उम्र है, कहीं न कहीं उसी समय पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अब ठीक है, थोड़ा बहुत एजुकेशन हो गई, कुछ हो गई, तो अब ठीक से शादी कर देना चाहिए। एक अच्छा लड़का ढूँढ के शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि ये तैयारी ऐसी है कि जिसमें काफ़ी समय देना पड़ता है। कहीं न कहीं वहाँ ठहर के आपको रुक करके, और कुछ पता नहीं रहता कि होगा कि नहीं होगा। अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है बहुत। तो वो लड़कियों के साथ थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये तलवार ज़्यादा एक तंगी रहती है कि अब शादी करनी है तो आप ठीक है, 1 साल में अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको छोड़ करके शादी कर लेना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ थोड़ा-सा अगर तैयारी और इसका देखें तो थोड़ा एक ये डिफरेंस है लड़कियों और लड़कों के उसमें। अगर आप बात करें कि लड़कियों के क्या चैलेंजेस हैं, या उनको क्या फेस करना पड़ता है, या उनकी क्या दिक्कतें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियाँ देख भी रही हैं अगर, या ये है, तो शायद थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टिव होती हैं लड़कियाँ। या अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे आज अगर मैं जब रिक्रूटमेंट करती हूँ कोई, तो उसमें अगर लड़कियाँ भी मेरे सामने हैं और लड़के भी मेरे सामने हैं, तो लड़का जो भी आता है उसको मैं कुछ भी सवाल करूँ कि क्या कर लोगे और ये कर लोगे, उसके बायोडेटा से वो मैच होता हो या नहीं होता हो, ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर जाऊंगा, नहीं मैं बिल्कुल कर लूंगा। मतलब ऐसा लगता है कि वो वेल प्रिपेयर्ड है, हम जरूर करेंगे, हम जरूर कर लेंगे, कहीं कोई डगमगाहट नहीं होती। लेकिन जब लड़कियों से बात करो, अच्छा वो एकदम 12th तक एकदम पढ़ने में बहुत अच्छी रहेंगी, एकदम मार्क्स वाइज बेटर रहेंगी भले ही लड़कों से, लेकिन अगर आप बात करें तो अगर उनके बायोडेटा से 100% मैच कर रहा है तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेगी। थोड़ा भी इधर उधर गया तो नहीं, अच्छा कोशिश कर लेंगे, नहीं मैं सीख लूंगी, या मैं ये कर लूंगी, या थोड़ी आवाज में हिचकिचाहट आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो परवरिश का जो दौर है, जो हम शुरू से बच्चों को पाल रहे हैं, मतलब समटाइम्स आई फील कि मतलब आर दे बॉर्न कॉन्फिडेंट और वी आर ब्रिंगिंग देम लाइक दैट। जैसे मेरी भी बच्ची और बच्चा दोनों ही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे हम बचपन से जब पाल रहे होते हैं तो शायद लड़कों को हम जिम्मेदारी देते हैं पहले से ही। हमको घर का कोई भी काम करना है तो हम लड़कों को देते हैं। अच्छा वो बाहर जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि वो पान की दुकान में भी खड़ा है, वो चाय की दुकान में भी खड़ा है, एक्चुअली वो उसकी ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं जब वो 10 लोगों से बात कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी वो है कि हम कितने लोगों से हमने बात की, कितनी जगह हमने देखी, कितना किलोमीटर हम चले, वो हमारी पर्सनैलिटी है। तो कहीं ना कहीं जब हम उसको बचपन से जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो उसने जिम्मेदारी ओढ़ना सीखा है। बच्चों को हम प्रोटेक्टेड रखते हैं हमेशा, उनको पता ही नहीं है कि उस किताब की दुनिया की बाहर की दुनिया एकदम डिफरेंट है। क्योंकि जो हमारी रियल दुनिया है उसमें तो सवाल जाने पहचाने नहीं आते, उसमें तो सवाल हमेशा अननोन ही है। तो आपको जब लाइफ में सामना करना है तो फिर उस किताब के बाहर के सवालों को जूझना है, पर वो शायद सिर्फ उस किताब के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं वो जो है, अच्छा अभी अगर मैं खुद भी महसूस करूँ तो मनोज के मिलने के पहले जैसे मेरे जो नोट्स रहेंगे उसको मैं किसी को नहीं दिखा सकती उसके पहले। मतलब लड़कियां जो तैयारी करती हैं वो अपनी किताब, अपने नोट्स छुपा के पढ़ना, इस तरह खाना अपना टिफिन भी खाती है तो बहुत ऐसे हाथ लगा के कि कोई देख ना ले। तो वो जो है कि हमको, अच्छा ये हमें पता ही नहीं कि दुनिया तो विन विन है, जिसमें तेरी भी जीत है तो मेरी भी जीत है। ऐसा होता ही नहीं कि मैं अकेले कहीं पर जीत जाऊं। जैसे हमारे अगर हम बात करें तो हमारे ग्रुप में जितने लोग थे वो सब के सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन कौन था आपके ग्रुप में?
हमारे ग्रुप में कम से कम 10-15 लोग थे। हम्म। तो वो जैसे उसमें से 2-3 लोग आईएएस ऑफिसर्स बने हैं, 2-3 लोग आईपीएस मुदगिल उसी ऑफिसर्स ग्रुप में हैं। था। हाँ अश्विन अश्विन मुदगल थे, मुदगल, वो अभी अश्विन आईएएस है मुदगिल, महाराष्ट्र महाराष्ट्र कैडर में। IAS। विपिन कुशवाहा है, वो आईएएस है महाराष्ट्र कैडर में। नवनीत भसीन है, वो नवनीत आईपीएस भसीन है IPS, महाराष्ट्र ये एमपी MP कैडर कैडर में में, है। हाँ। मेरी रूममेट और मैं दोनों रेवेन्यू सर्विस में साथ में डीपी हम दोनों साथ में निकले। कुछ लोग थे जो ये इसमें पॉलिटिक्स में चले गए हैं, 1-2 लोग। अच्छा जी, हाँ नेता भी निकले हैं, क्या बात एमएलए है। हो गए। MLA हो गए। हाँ। तो वो जो ग्रुप था, मतलब हमको शायद लड़कियों को मुझे लगता है स्पेशली ये समझना चाहिए कि नोट्स तो बुक तो वो तो हर जगह एक सही है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ अलग है। पर हम अब जब पढ़ भी रहे होते हैं तो हम कुछ शेयर नहीं करते, क्योंकि हम वो शेयरिंग का या उसका मीनिंग ही नहीं जानते। लड़का शायद उस परवरिश के दौर में ही सब कुछ सीख रहा होता है, क्योंकि जब वो बाहर जाके लड़ता है, जब बाहर जाके कोई सामान खरीद के लाना, जब अगर जैसे हम अगर 500 रुपया दें, तो अगर किसी लड़की को दें और किसी लड़के को दें, आज की डेट में जो बाहर अभी यहाँ पर निकल के आई होंगी उनको, या किसी बहुत ऐसे घर के बच्चे को दें, वो चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, जो एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, और एक गरीब बच्चे को दें, तो वो 500 रुपए में झोला भर के सब्जी लेके आ जाएगा। जबकि एक दूसरा लड़की जाके बोलेगी कि ये 1 किलो ये 1 किलो या 500 रुपए में ये दे दो, और वो उतना ही लेकर के वापस आ जाएगी। जिसने तो जितना जो जूझा है वो उतना जूझा ज्यादा है। सीखा है। जितनी बार्गेनिंग पावर है, जो लड़ने की पावर है, जो मैक्सिमम अचीव कर लेने की पावर है, जो ग्रुप में क्या हम कर सकते हैं उसकी पावर है, या जो शेयरिंग का ये जो है वो तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे मिसिंग लगता है। जब अच्छा एक चीज बताइए, ये फिल्म में भी आता है, किताब में भी आता है कि आपके एक दोस्त ने जो लगातार आपको कहते रहते हैं कि बेटा तुम बर्बाद हो जाओगे लड़की के चक्कर में। तो ये जो लड़की का चक्कर है बाबू भैया, इसको ऐसे प्रचारित किया जाता है गोया प्रेम और करियर एक साथ नहीं चल सकते, और इसको डिस्ट्रैक्शन की तरह पेश किया जाता है। आप दोनों लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, मनोज जी प्रेम में थे श्रद्धा के, बाद में श्रद्धा ने भी प्रेम करना चुना। तो आप लोगों के सामने ये संशय आता था, आप तो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी और खूब पढ़ाकू से आई थी कि यार ये टाइम वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा भी है। हाँ बिल्कुल, मेरे तो जो फादर है, मेरे दोनों फादर मदर दोनों टीचर रहे हैं, और टीचर के घर का माहौल तो एकदम ऐसा होता है कि आप बहुत सख्त। पढ़ाई के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। जैसे मेरे फादर जो है वो आवाज, मुझे अगर सुबह उठाते थे तो मुझे आवाज लगाते थे। वो श्रद्धा एक बार उन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ उठ रही हूँ, फिर दोबारा बोला कि आवाज लगाई, मैंने कहा उठ रही हूँ, और तीसरी बार उनका श्र कहने के पहले तो मैं कूद के नीचे आके, मतलब नहीं तो बवंडर हो जाएगा अगर आप 4 बजे सुबह नहीं उठ गए और आपने तुरंत पढ़ना शुरू नहीं किया। यहाँ तक कि पहाड़ों में तो वो 3 बजे भी हमको ठंडे पानी से नहाने के लिए अरे बाप रे। दे देते। तो शायद वो पढ़ाई के अलावा ये जो है कि हम वो चीजें मेरे भी दिमाग में थी। तो आपने इन्हें मना कर दिया था पहले, क्या ऐसा फालतू बातें कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ाई करने कर रहे हो तो हाँ, क्या कहा था? एकदम एकदम विस्तार से बताइए थोड़ा। आर यू मैड? मैंने कहा क्या हो गया भैया, प्रेम ही तो किया है हमने। क्या गलती की? अरे हम पता है हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, इस दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत है। पहली भूख, दूसरी प्रेम, तीसरी सम्मान। इन तीनों के बीच में हम पूरी दुनिया को मान के चलते हैं। भूख से लड़ना अलग हो गया, और प्रेम के बिना चल नहीं सकते आप, चाहे वो कोई भी प्रेम हो, बिना प्रेम के ज़िंदगी चलती नहीं है। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आदमी को लगता है कि यार सम्मान मिलना चाहिए समाज में। तो ये तीनों चीज़ों में हम श्रद्धा को बोलते थे कि यार तुम पहले भूख से तो लड़ ही रहे हैं, प्रेम तो स्वीकार कर लो। तो इनका बोलना रहता था कि प्रेम करने थोड़ी आए हम यहाँ, हम तो कुछ सिलेक्ट होने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, और तुमको भी बनना चाहिए, फालतू बात क्यों करते रहते हो। तो हमको लगा कि इस लड़की से ना जूझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मानने वाली है नहीं। तो हमने एक नया तरीका से सोचा कि जो हमेशा हर लड़का करता है कि जब लड़की मना करे और लड़की बोले कि नहीं बिल्कुल भी सोचना ही मत, तो बोलता है कि ठीक है नहीं सोचेंगे, दोस्ती तो कर सकते हैं ना, दोस्त बन जाते हैं। अरे मेरे मोनीश भाई। क्योंकि उसको खतरा रहता है हाँ कि अगर इसने मना साफ कर दिया और उसके बाद बातचीत बंद हो गई तो रास्ते आगे के बंद हो गए, हाँ, और हमको हारना नहीं है। और अंदर का अंधेरे से लड़ना, इसलिए बाहर अंधेरा भी चाहिए। नहीं तो आप दोस्ती बनाए रखो, हाँ, और उस मिलते जुलते तो रहें कम से कम। रहो, और बार बार सिद्ध करो कि मैं बेस्ट हूँ। तुम जो लड़का ढूंढने वाली हो ना, कभी तो शादी करोगे ना, उन्हें से मुझसे बेस्ट हो ही नहीं सकता कोई। वाह। उसके लिए अलग अलग कलाएं हैं, आप स्वयं पाक कला में निपुण होइए, बार बार खाना अच्छा बनाइए, जिस लड़की को जो अच्छा लगे देखिए भाई कि आपको क्या। जैसे श्रद्धा की जिंदगी चाय पे डिपेंड है, पहाड़ी आदमी चाय चाहिए, मतलब सोते समय भी चाय चाहिए, उठते समय भी चाय चाहिए। तो हमने कहा यार चाय से पेट, बाबा चाय मस्त मनोज बनाना शर्मा, चाय बनाना सीखो। अच्छा मैंने छोड़ा नहीं अभी है। हाँ, अब जैसे मान लो श्रद्धा कभी दिल्ली आई है, मुंबई में कोई प्रेजेंटेशन है, कोई अच्छा पुरस्कार मिल गया है, कुछ अच्छा तारीफ हो गई है, कभी कुछ ऐसा हो गया है, तो मैं बाकायदा कितना भी बिजी रहूँ मैं खाना बनाता हूँ। मेरा डिश एकदम क्लियर है। वो क्या है, वो है रायता बूंदी का, दूसरा जली रोटियाँ थोड़ी मोटी सी, थोड़ी जो जल जाती है सेकने में वो वाली, पनीर की दूध वाली सब्जी जिसमें पनीर में पानी में दूध डालने वाली, और लास्ट में थोड़े से पुलाव, जो पुलाव है वो। ये मेरा पक्का काफी मुखर्जी नगर मेन्यू साउंड कर रहा है ये। पुलाव पनीर काफी सक्सेसफुल मेन्यू है। सक्सेसफुल मेन्यू है। नहीं मैंने बहुत ट्राई किया। देखिए अपनी जोखिमों पर करें, ये इनके लिए काम किया है। हो सकता है आपकी वाली को रुमाली रोटी पसंद हो। मैं रोज अब वो बोले कि क्या जला मैं रोज डेली, श्रद्धा का क्लास कहीं दूर था, मेरा थोड़ा लेट था, अपने घर से 2 रोटी बना के
थोड़ा सा कुछ अचार वचार लेकर के, और इनको एक नमकीन पसंद थी, एक वाली वो मक्के वाली नमकीन थी, वो कहीं से जुगाड़ करके 2-4 दाने डाल के लेके ही जाता था। पढ़ाई कब करते थे? भाई साहब पढ़ाई तो बाद में थी, पहले मैंने सोचा कि ये लड़की पहले मान ले कि मैं अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग में बैठ 3 गया। अटेम्प्ट इन्होंने आप पे खर्च किए हैं? चौथे में हो गया तो बच गए हम लोग।